एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी पूरी पलट गई। मेरे पे कुछ केसेस फाइल हो गए जो मेरी वाइफ की तरफ से थे। 2017 अक्टूबर में मैंने डिसीजन लिया दैट आई वुड एंड माई लाइफ एंड आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। घर में माँ बाप के ऊपर, मेरे जो बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके ऊपर उसने हाथ उठाया, मारपीट की, बदतमीजी की। और हमारे ऊपर उसने, अभी मेरा केस मीडिएशन के अंदर है, उसने हमारे ऊपर दहेज का मुकदमा, झूठा दहेज का मुकदमा, और मेरे जो भाई है उसके ऊपर झूठा रेप का केस, ये सब लगाए हुए हैं। यहाँ तक भी मेरी बहन ताऊ, जो कि फैमिली, उनका कोई रिलेशन ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी हमसे, ताऊ सबका नाम, उनका बदमाशी में उनका नाम डाल दिया गया है। जो महिलावादी कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा मैं आज प्रताड़ित हूँ। मेरी पूरी फैमिली प्रताड़ित है, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरा भाई, और इवन मेरे भाई की छोटे वाले भाई की वाइफ है जो, वो भी, उसका भी नाम लिख लिया गया, जबकि वो उस टाइम मौजूद नहीं थी जब तक मेरे छोटे वाले भाई की शादी नहीं हुई थी, जब भी उसका नाम लिखवा दिया गया। यदि आपके खिलाफ झूठी घरेलू हिंसा और दहेज का मामला दर्ज किया जाता है तो आप क्या करें? पुरुषों के खिलाफ झूठी शिकायत हर दिन बढ़ रही है। ये एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। समस्या किसी के लिए भी अज्ञात नहीं है। हर कोई जानता है कि कैसे महिलाएं अपने पति के खिलाफ अपनी गैर कानूनी मांगों को पूरा करने के लिए कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करती हैं। इसके अलावा धारा 498 ए गैर यौगिक है जो इसे पुरुषों के लिए और अधिक गंभीर बनाती है। हालांकि सरकार ने हाल ही में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान प्रावधान करते हुए मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय पुरुषों के लिए चीजों को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक फैसले में अदालत ने 498 ए मामलों में पुरुषों की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही धारा 498 ए के जबरदस्त दुरुपयोग के साथ पुरुष के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हाल के एक फैसले में कहा गया कि अगर महिला द्वारा पति के खिलाफ झूठा आरोप लगाया जाता है तो ये तलाक का आधार माना जाएगा। कभी कभी देखा गया है कि महिलाएं सिर्फ दहेज का केस इसलिए लगाती हैं और इसलिए धमकी देती हैं कि इसके एवज में तलाक मांगा जा सके, क्योंकि अगर तलाक की अर्जी मर्द की तरफ से दी जाएगी तो एलिमोनी मर्द को देना पड़ेगा। अगर महिला की तरफ से तलाक की अर्जी होगी तो एलिमोनी नहीं मिलेगी। वो हिंसा जो किसी व्यक्ति के जीवन को हर तरह से प्रभावित करती हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक रूप से घरेलू हिंसा के रूप में जानी जाती है। ये एक बुनियादी मानव अधिकार का उल्लंघन है। दुनिया के विभिन्न देशों ने इसे एक व्यक्ति के समग्र विकास के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में पहचाना है और इसलिए विभिन्न रूपों में घरेलू हिंसा से राहत प्रदान की है। भारत ने भी घरेलू हिंसा को एक अपराध के रूप में पहचाना है और इससे राहत और सुरक्षा प्रदान करता है, दुर्भाग्य से केवल महिलाओं को। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा लगभग शून्य है क्योंकि किसी भी कानून में पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास ऐसे कई मामले हैं जहां महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग अपने पतियों को परेशान करने के मकसद से झूठी शिकायत करने में करती हैं। इसके अलावा हमारी सरकार सहित हर कोई पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा को संबोधित करने के लिए कोई स्टैंड लेने में विफल रहा है। महिलाएं अपने पति पर हमला करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए धारा 498 ए और दहेज अधिनियम नामक हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए एक प्रावधान है जिसके तहत एक पति उसके माता पिता और रिश्तेदारों को उनकी गैर कानूनी मांगों, दहेज को पूरा करने के लिए एक महिला के साथ क्रूरता करने का मामला दर्ज किया जा सकता है। आमतौर पर पति, उसके माता पिता और रिश्तेदारों को बिना पर्याप्त जांच के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और गैर जमानती शर्तों पर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। भले ही शिकायत झूठी हो, आरोपी को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वो अदालत में खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर देता है। निशा शर्मा दहेज मामला भारत में एक दहेज विरोधी मुकदमा था जो दर्शाता है कि आईपीसी 498 ए कानून का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई जब निशा शर्मा ने अपने भावी दुल्हे मुनीश दलाल पर दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था।
इस मामले को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से काफी कवरेज भी मिली थी। निशा को अन्य महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में चित्रित किया गया था। 2012 में अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के बाद मामला समाप्त हो गया। अदालत ने पाया कि निशा पहले से छुपकर शादी कर चुकी थी और उसने दूसरी शादी से बचने के लिए दहेज के आरोपों को गढ़ा था। नोएडा के सेक्टर 24 थाने में दलाल, उसकी मां विद्या दलाल और उसकी मौसी सावित्री शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 11/5/2003 की घटना दिखाई गई और मनीष दलाल जो लड़का था शादी के लिए आया था, लड़के की मां विद्या दलाल और लड़के की बुआ सावित्री देवी के खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया और तीनों को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। उनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं दिखाई दिया। श्री देवदत्त शर्मा जी, उन्होंने इस प्रकार से प्रसारित किया जैसे आयरन लेडी हो। निशा को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया और जबकि निशा का कहना यह है कि वो घटनास्थल पर भी नहीं थी, ना उसने उसके सामने कोई दहेज मांगा, ना किसी प्रकार की घटना घटित थी उसके सामने। निशा शर्मा ने नवनीत राय के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि नवनीत राय ने एक फर्जी घोषणा पत्र बनाकर उसकी बदनामी की और उसने कोई ऐसा घोषणा पत्र शादी के बारे में जारी नहीं किया। उसको माननीय न्यायालय ने ये मानते हुए ये आरोप निशा शर्मा की तरफ से अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर सका और नवनीत को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि इसके संबंध पहले से ही नवनीत के साथ थे, बॉयफ्रेंड था नवनीत, तो दहेज की मांग का कोई दिखाई नहीं देता है और कानूनी रूप से भी दहेज की मांग बनती नहीं। मानहानि का केस कर सकते हैं, कंपेंसेशन का भी कर सकते हैं, दोनों तरह का कर सकते हैं। दलाल के वकील ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अपील दायर की। दलाल ने निशा पर व्यभिचार और द्विविवाह का आरोप लगाते हुए प्रतिवाद किया था। 29 फरवरी 2012 को गौतम बुद्ध नगर जिले की एक जिला अदालत ने आरोपों का समर्थन करने वाले सबूतों के अभाव में दलाल और उसके परिवार को बरी कर दिया। अदालत ने नवनीत राय को भी बरी कर दिया था, जिन पर निशा ने शादी के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि नवनीत राय द्वारा परिचालित दस्तावेजों को अभियोजन पक्ष द्वारा जाली साबित नहीं किया जा सका। फैसले के बाद विभिन्न साक्षात्कारों में मुनीश दलाल ने कहा कि निशा के पिता को नवनीत राय से उसकी शादी के बारे में पता था, लेकिन उसने फिर भी एक अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित किया। निशा ने 14 फरवरी 2003 को एक मंदिर में गुपचुप तरीके से राय से शादी की थी। 11 मई 2003 को जब दूल्हे की बारात कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उन्हें भगा दिया गया। जब ये लौट रहे थे तो उन्होंने पाया कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उनकी 68 वर्षीय विधवा मां और उनकी 75 वर्षीय चाची को मुकदमे के दौरान लगभग 320 बार अदालत की यात्रा करनी पड़ी, जो 75 किलोमीटर दूर थी। यदि आपके खिलाफ झूठी घरेलू हिंसा और दहेज का मामला दर्ज किया जाता है तो आप क्या करें? आपकी पत्नी द्वारा आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई है तो आपके पास दो विकल्प हैं। या तो अपने मामले का बचाव करें और फैसले की प्रतीक्षा करें, या अपनी पत्नी के खिलाफ एक काउंटर केस दर्ज करें और उसे गलत साबित करें। धमकी देने वालों के साथ सभी बातचीत, आवाज, कॉल पे अगर बात हो रही है, चैट, ईमेल, पत्र आदि रिकॉर्ड करें और मूल को सुरक्षित स्थान पर रखें। यह सलाह दी जाती है कि किसी के सामने मूल साक्ष्य पेश ना करें या ना बताएं। ये साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करें कि आपने तो दहेज मांगा ही नहीं था और ना ही कभी लिया है। ये साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करें कि वो बिना किसी वैध कारण के शादी के बंधन से बाहर निकलना चाह रही है। न्यायालय से अग्रिम जमानत या नोटिस जमानत मिलने के समय ये साक्ष्य उपयोगी होगा। अपने परिवार की रक्षा करें। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां सिर्फ एक झूठी शिकायत के कारण पूरे परिवार को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। धारा 498A का क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है, जिसके तहत महिलाएं परिवार में किसी के भी खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है। यहां तक कि पति के माता पिता इससे अछूते नहीं है। ऐसे में पति अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य कर सकता है।
एक बार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद व्यक्ति अग्रिम जमानत या नोटिस जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार के निर्दोष सदस्य बिना किसी उचित कारण के सलाखों के पीछे नहीं जा रहे हैं। धारा 500 भारतीय दंड संहिता 1860 मानहानि प्रतिष्ठा मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए यदि कोई आपको किसी भी तरह से बदनाम करने की कोशिश करता है तो आप उनके आचरण के कारण आपको हुए नुकसान के लिए उन्हें अदालत में घसीट सकते हैं। वे मुआवजे के रूप में आपको हर्जाना देने के हकदार होंगे। धारा 506 भारतीय दंड संहिता 1860 आपराधिक धमकी के लिए सजा। आप अपनी पत्नी के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज कर सकते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि वो आपको या आपके परिवार या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। फिर भी सबूत ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके मामले में आपका समर्थन करती है, तो सबूत जरूर इकट्ठा कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सही लगी हो तो अपने बंधुओं में इसको शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।